इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। यानी कि आप किसी टेम्परेचर पे, मान लो रूम टेम्परेचर पे आप क्या कर रहे हो, एक आपने सॉल्वेंट लिया विच इज ए और आपने उसमें सॉल्यूट बी ऐड किया, तो बी का कितना अमाउंट आप इसमें ऐड कर सकते हो किसी गिवन अमाउंट ऑफ ए में। जैसे मान लो आपने ए 50 ml लिया और बी आपका सॉल्यूट है, तो बी का आप कितना ग्राम आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो मैक्सिमम अमाउंट, वो इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ओके, जो आप इसमें डिज़ोल्व कर सकते हो। तो ऐसा होगा कि आप इसमें बी डिज़ोल्व करते जाओ, फिर से बी डिज़ोल्व करो, फिर से बी डिज़ोल्व करो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ के बाद बी ए में डिज़ोल्व नहीं करेगा और वो एज इट इज़ आपको यहाँ पे दिखेगा इस सॉल्यूशन में। तो वो क्या हुआ, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हुआ, तो वो डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो जितना मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व कर पाया सॉल्यूट का, वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ओके, और ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्यूट का नेचर कैसा है, आपके सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, टेम्परेचर कितना है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करो या डिक्रीज़ करो तो सॉल्युबिलिटी चेंज कर जाती है। हम लोग देखेंगे कि ये कैसे चेंज करती है आगे के स्लाइड्स में। ओके, सॉल्युबिलिटी के अंदर हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। तो पहले हम लोग सॉलिड इन लिक्विड को डिस्कस करते हैं। तो आप जानते हो कि हर सॉलिड किसी गिवन लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं करता है। ओके, एवरी सॉलिड डज नॉट डिज़ोल्व इन अ गिवन लिक्विड। जैसे आप एग्जांपल के लिए दो सॉल्वेंट ले लो, एक H2O और एक बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन C6H6 होता है। ओके, और H2O आपको पता है ये कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो आप NaCl को ले लो, NaCl H2O में डिज़ोल्व कर जाता है लेकिन बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं करेगा। शुगर H2O में डिज़ोल्व कर जाता है लेकिन बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं करेगा। नेफ्थलीन H2O में डिज़ोल्व नहीं करेगा और बेंजीन में कर जाएगा। एंथ्रासीन H2O में डिज़ोल्व नहीं करेगा और बेंजीन में कर जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी गिवन सॉलिड हर लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं कर सकता। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉलिड किस लिक्विड में डिज़ोल्व करेगा। ओके, तो बेंजीन जो है, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। नॉन पोलर कहने का मतलब इसमें कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन H2O में देखो क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये क्या करता है, ये यहाँ पे डाइपोज क्रिएट करके रखता है। ओके, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। तो वाटर जो होता है एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है ना। तो हम कहते हैं कि पोलर सॉल्यूट डिज़ोल्व करता है पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्यूट डिज़ोल्व करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और इसको हम लोग कहते हैं लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। इस सेंटेंस में कहते हैं हम लोग लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिया है, वही वाला NaCl, और मैंने शुगर की जगह ग्लूकोज लिखा है। शुगर एक डाइमर होता है ऐसे ही मॉलिक्यूल का, और नेफ्थलीन लिया और एंथ्रासीन लिया। देखो NaCl एक पोलर कंपाउंड एक आयनिक सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, और ये क्या होता है, पोलर है। तो पोलर सॉल्यूट को किस में डिज़ोल्व करोगे आप, वाटर में डिज़ोल्व करोगे। ये देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में भी देखो पोलैरिटी है, यहाँ पे OH बॉन्ड्स हैं, तो ये OH बॉन्ड्स ऐसे अगर आप खोल के दिखो इसको, तो यहाँ पे आप डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देखोगे, ऐसा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ऐसा हर जगह होगा। तो वाटर में, तो ग्लूकोज में भी क्या है, पोलैरिटी प्रेजेंट है, तो ये भी किस में डिज़ोल्व करेगा, ये भी H2O में डिज़ोल्व करेगा। नेफ्थलीन में हर जगह कार्बन है और कहीं पे भी पोलैरिटी नहीं है, तो ये एक नॉन पोलर सॉल्यूट है और ये किस में डिज़ोल्व करेगा, ये बेंजीन में डिज़ोल्व करेगा। और बेंजीन क्या है, C6H6, जो कि इसका एक पार्ट होता है, और बेंजीन का एक डाइमर क्या होता है, वो नेफ्थलीन होता है। तो ये भी बेंजीन जैसा ही है, तो लाइक डिज़ोल्व्स लाइक का प्रिंसिपल यहाँ भी काम कर रहा है। और तीसरा मॉलिक्यूल क्या है, एंथ्रासीन का है। एंथ्रासीन क्या होता है, बेंजीन के इसमें 3 रिंग्स होते हैं, ओके, लीनियरली अरेंज्ड। तो एंथ्रासीन भी क्या है, बेंजीन जैसा ही है, नॉन पोलर है, और बेंजीन भी नॉन पोलर है, ये भी क्या होगा, बेंजीन में डिज़ोल्व करेगा। ओके, हम कहते हैं इन जनरल अ सॉल्यूट डिज़ोल्व्स इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर सिमिलर। और इसी सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ओके, मतलब एक सॉल्यूट तभी डिज़ोल्व करेगा सॉल्वेंट में जब उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस सिमिलर हो। ओके,
तो जब आपने कोई सॉल्यूशन बनाया तो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, और यहाँ पे आपने क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, 3 तरह के फोर्सेज ऑपरेट हो रहे हैं। एक हो रहा है सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, दूसरा हो रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, और तीसरा हो रहा है सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में। ओके, तो जब ये तीनों तरह के फोर्सेस सिमिलर होते हैं, अट्रैक्शंस इन तीनों तरह के सिमिलर होते हैं, तब क्या होता है, कोई भी गिवन सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाता है किसी गिवन लिक्विड में या किसी गिवन सॉल्वेंट में। ओके, तो होता क्या है कि जब आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट पूरा का पूरा डिसॉल्व कर जाता है शुरू में ही। सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन। कुछ अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व कर जाता है और उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज कर जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसॉल्यूशन। ओके, तो आपको पता चल गया कि सॉल्यूट कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉलिड के रूप में प्रेजेंट है और कुछ सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में चला गया है। तो आपके पास 2 तरह के सॉल्यूट हैं, सम सॉल्यूट विच इज़ डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन एंड सम सॉल्यूट विच इज सॉलिड इन नेचर एंड इट स्टिल सॉलिड स्टेट इन द सॉल्यूशन। तो वैसे सॉल्यूट आपस में कोलाइड कर सकते हैं। आप देखो, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विथ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स विच इज़ अनडिसॉल्व्ड एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। तब क्या होगा, ये सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूशन से निकल के बाहर आ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल फॉर्मेशन। फिर से देखो, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर गया वो इट कोलाइड्स विथ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये कोलाइड करता है उन सॉलिड पार्टिकल्स से जो अनडिसॉल्व्ड हैं, वैसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो अनडिसॉल्व्ड हैं। और तब क्या होगा, इस कॉलिजन में ये सॉल्यूट इस सॉल्यूट से अटैच्ड हो जाएगा, जो कि एक ही नेचर का है, दोनों एक ही चीज़ है, और वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, और वहाँ आप सॉल्यूशन में देखोगे क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो गया है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो आपके पास 2 ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है। एक है डिसोल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा है, और एक है क्रिस्टलाइजेशन, जहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट से बाहर आ रहा है, सॉल्यूट सॉल्यूशन से बाहर आ रहा है। ओके, तो ये दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस हैं, और एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे 2 प्रोसेसेस सेम रेट से हो रहे होंगे, तो आप कहोगे वहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही है ना। तो क्या होगा, when number of solute particles going into the solution is equal to number of solute particles coming out of solution, यानी crystallization, then we say that a dynamic equilibrium exists between crystallization and dissolution. okay, और जब ये दोनों प्रोसेस सेम रेट से होंगे तब हम कहते हैं कि सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, और इस केस में इस स्टेज में क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूट का वो कांस्टेंट हो जाता है। सो एट दिस स्टेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। किसी गिवन TNP पे, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ये चेंज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का चेंज कर जाता है, बिकॉज डिसॉल्व्ड सॉल्यूट जो होगा वो चेंज कर जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो सॉल्यूट है उसको हमने जो सॉल्वेंट में मिलाया है, इन दोनों का डिसोल्यूशन और इन दोनों का सेपरेशन जो है वो क्या हो गया है, वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया है, अटेन कर लिया है, और हमारा सॉल्यूशन बन गया है। ओके, और दोनों प्रोसेस होते रहते हैं इक्विलिब्रियम में, और हमारे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है, वो चेंज नहीं करता है इस स्टेज पे। ठीक, अब हम 2 टर्म्स को देखते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट गिवन TNP, वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हो और फर्दर आप जब उसमें एडिशन और करते हो तो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करता, वो बाहर रह जाता है क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में आप और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके,
इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग भी वही होते हैं। जहाँ पे आप और भी कुछ ऐड करो वो अनसैचुरेटेड कहलाता है, जहाँ पे आप कुछ भी अब नहीं कर सकते वहाँ कहलाता है वो सैचुरेशन आ गया है ना। तो होता क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन it is in dynamic equilibrium with the solute. Solution is in dynamic equilibrium with undissolved solute. आपने पढ़ा था ये चीज़ अभी पीछे वाले इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन थी उसमें, है ना। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आप और सॉल्यूट ऐड कर ही पा रहे हो तो स्टिल सैचुरेशन अटेन करने की पॉसिबिलिटी बची हुई है। कहा था कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आपने पढ़ ही लिया। अगर इंटरेक्शन सिमिलर टाइप के हैं तो ये दोनों की सॉल्यूशन प्रिपेयर होगी और तभी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे हम लोग। तो नेचर पे तो ऑब्वियस सी बात है, डिपेंड करता है ये कि ये पोलर है, नॉन पोलर है, कैसा है। हम बात करते हैं टेम्परेचर की, और इसको समझने के लिए आप फिर से ये एक्सप्रेशन लिखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गई है। यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है, ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो होता ये है कि कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जिसको डिज़ोल्व करने पे, जिसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने पे एनर्जी रिलीज होती है और कहीं कहीं पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कैसे पता चलेगा, अगर आप इस बीकर को आप टच करके देखो तो अगर ये बीकर पहले से ठंडा हो गया यानी कि ये इसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ पे डेल्टा सॉल्यूशन H ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जहाँ पे ये हीटेड हो जाता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करो और गर्म हो गया, वहाँ पे डेल्टा सॉल्यूशन H क्या होता है, लेस देन 0 होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और इन दोनों प्रोसेस में क्या असर होगा टेम्परेचर का, टेम्परेचर का इफेक्ट जो है इन दोनों के लिए डिफरेंट होता है। अगर सॉल्यूशन इस टाइप का है, ये मान लो A टाइप का सॉल्यूशन है और ये मान लो B टाइप का सॉल्यूशन है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर अलग होगा और टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर अलग होगा। हम बारी बारी से देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो टाइप A को देखो, जिसमें हम एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं, यानी कि आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर को सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। टेम्परेचर को आप यहाँ लिखोगे, है ना, और सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको ये प्रोसेस समझने का। आपने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में क्या होता है कि आप अगर इस पार्ट को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा और ये इधर की तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस है ये कम्प्लीटली इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को देखो जहाँ पे सॉल्यूशन की एंथैल्पी नेगेटिव है, यानी कि प्रोसेस एक्सो है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वहाँ पे आप क्या करो, टेम्परेचर को इधर की साइड लिखो। क्योंकि क्या हो रहा है, जब आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला रहे हो तो टेम्परेचर, तब आपका हीट निकल रहा है, तो हीट के बदले मैंने टेम्परेचर लिख दिया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे सिस्टम का। ओके, तो जब टेम्परेचर को आप अब बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये अपने आप को घटाएगा, और अपने आप को कैसे घटाएगा, प्रोसेस को इधर की तरफ फेवर करके। तो ये अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आप समझ सकते हो कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा। तो कम कैसे करेगा, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाकर, प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में फेवरेबल करके, यानी कि सॉल्युबिलिटी को घटाकर सॉल्यूट। तो यहाँ क्या हो रहा है,
सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और यहाँ क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी घट रही है टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ। सो यू कैन समराइज लाइक दिस कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टी को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर प्रोसेस एक्सो है तो टी को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर को। प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। क्यों ऐसा होता है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है? देखो, सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा है, तो जब इसको आप सॉल्युबल करने की कोशिश करोगे तो इस सॉल्युबिलिटी पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी पे सॉलिड्स और लिक्विड्स के। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड की।